हेलो दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 4 अप्रैल को आप सभी का साइंस का बोर्ड एग्जाम है और ऐसे समय में दोस्तों पूरी साइंस को कवर कर पाना आपके लिए थोड़ा कठिन काम हो सकता है। तो दोस्तों इसका फुल सॉल्यूशन आज मैं लेकर के आ गया हूं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों मात्र 3 दिन में आप पूरे साइंस को एकदम आसानी से रट पाओगे और एकदम आसानी से उसके सभी क्वेश्चंस को आप बोर्ड एग्जाम में करके आओगे। ये मेरी 100% गारंटी है। तो जुड़े रहें वीडियो में अंत तक। आपका एक भी मार्क्स कटने नहीं दूंगा और इसीलिए दोस्तों मैं रात्रि में भी वीडियो बना रहा हूं। आप देख सकते हो लाइट बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। मैं मोबाइल के टॉर्च से ही बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। वही टॉर्च जल रही है और उसी का कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। और आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ तरीके बताऊंगा कि मात्र आप 3 दिन में आप कैसे पूरे साइंस को कवर कर पाओगे, ठीक है। और दोस्तों इस वीडियो को यदि आपने देख लिया ना, तब आपको 95+ पाने से कोई भी रोक नहीं पाएगा साइंस में, ये मेरी गारंटी है। बस आप अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा और दोस्तों जो भी वीडियो में बताया जाए उसको आप फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यदि जो बताया जाए उसे आप फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे बताने का मतलब क्या निकलेगा, ठीक है। यानी कि जो भी तरीका बताया जाए उसे आपको वीडियो में फॉलो ज़रूर करना है, जो जो भी तरीके मैं यहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों साइंस तैयार करने के लिए अब आपके सामने मात्र 3 दिन बचे हैं। तब आप 3 दिन में कैसे पूरे साइंस को कवर करेंगे, इसके लिए दोस्तों मैं सर्वप्रथम आपको पूरे साइंस के जितने भी यानी 3 दिन में आपको जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर कवर करने हैं उन्हें मैं आपको बता देता हूं। देखिए, बाकी चैप्टर्स पर आपको विशेष ध्यान नहीं देना है। विशेष ध्यान किन किन चैप्टर्स पर देना है ये ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी चैप्टर्स का। देखो दोस्तों, सबसे ज़्यादा ध्यान इन्हीं चैप्टर्स पर देना है जो मैंने लिखा है। पहला क्या है? अम्ल, क्षार एवं लवण। काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस चैप्टर से केमिस्ट्री में, ठीक है। कार्बन एवं उसके यौगिक इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। यानी कि जितने भी यहाँ पर चैप्टर मैंने लिया है ये खाली मोस्ट इम्पोर्टेंट, अभी तक तो इम्पोर्टेंट चलता था दोस्तों, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट ध्यान दीजिएगा। अम्ल, क्षार एवं लवण और कार्बन एवं उसके यौगिक, इन 2 चैप्टर्स से ही आपकी केमिस्ट्री के 3 हिस्से सवाल आते हैं, आप यकीन मान लीजिए। यानी कि 3 हिस्से सवाल आपके इन 3 चैप्टर्स से ही आते हैं। अम्ल, क्षार एवं लवण, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़्यादा किस में से आता है? कार्बन एवं उसके यौगिक। तो इन 3 चैप्टर्स को आपको तैयार करना है और कैसे तैयार करना है, क्या क्या चीज़ें इन 3 चैप्टर्स में तैयार करना है, वो भी आज की इस वीडियो में लेकर के आया हूँ। सब कुछ आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, किताब पर तुरंत टिक कर लीजिए। अम्ल, क्षार एवं लवण, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, 3 चैप्टर्स ही आपको 3 दिन में पढ़ने हैं केमिस्ट्री के, ठीक है। उसके बाद बायो पर आपको मात्र एक चैप्टर जो जैव प्रक्रम वाला है इस पर ध्यान दीजिए। बाकी चैप्टर्स की चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, उन्हें आप पहले भी पढ़ चुके हैं और वो यदि एग्जाम में आ भी जाएगा तब आप इतने कमज़ोर नहीं हैं कि उन्हें नहीं कर पाएंगे। यकीन मानिए दोस्तों, जो आगे के चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में उन्हें आपने कक्षा 7-8 में ही पढ़ा है। जीवों में जनन ये सब आपको कक्षा 7-8 में भी पढ़ा दिया गया है। तो आप यदि थोड़ा बहुत भी पढ़े होंगे तो उन चैप्टर्स के क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो ध्यान दीजिएगा, जैव प्रक्रम चैप्टर्स को आपको ध्यान देना है ज़्यादा इस समय, ठीक है। और आती है बात फिजिक्स की। तो फिजिक्स में देखिए यहाँ पर सभी चैप्टर इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन है दोस्तों? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपका 6वां चैप्टर। यानी कि देखिए यहाँ पर 6वां नंबर है और आपकी बुक में ये दूसरा चैप्टर होगा, ठीक है। यानी कि कौन सा नंबर है ये आप सब लोग बुक में देख सकते हो। ये शायद 11वां चैप्टर है आपके बुक में, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार से। और यहाँ पर जितने भी चैप्टर फिजिक्स के हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, विद्युत और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इतने चैप्टर्स मैंने बताया है 3 दिन में इन्हें कवर करना है। अब किस चैप्टर में क्या कवर करना है आपको जल्द से जल्द वो चीज़ें भी देख लेते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है गाइस। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर आ चुका है हमारा पहला, यानी जो हमने लिखा है अम्ल, क्षार एवं लवण चैप्टर। इसमें आपको क्या विशेष ध्यान देना है? इसमें आपको दोस्तों बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, इन 4 चीज़ों को छोड़कर बाकी बकवास चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है दोस्तों। यूनिक मेथड से आपको पढ़ाई करनी होगी। यानी बेकिंग सोडा, धावन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और विरंजक चूर्ण, ये 4
चीज़ें ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, बाकी चीज़ों पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, बेकिंग सोडा, धवन सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, विरंजक चूर्ण, सभी के रासायनिक सूत्र याद कर लीजिएगा, पहला काम तो ये करना है। उसके बाद सभी को बनाने की विधि, उपयोग और गुणधर्म लिख लेना है, यानी कि कैसा कैसा इनका गुण होता है, दिखने में कैसे लगते हैं, रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, यानी दो दो खाली याद करना है, बाकी ज़्यादा आपको याद नहीं करना है। और देखिए उपयोग भी इनके याद कर लेना है, दो दो तीन तीन उपयोग इन चारों चीज़ों के। बस इन चारों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में जरूर आएगा, कभी कभी दो दो तीन तीन भी आ जाते हैं, तो टेंशन मत लीजिएगा। इस चैप्टर से खाली इन चार चीज़ें छोड़कर बाहरी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ध्यान दीजिएगा। अम्ल क्षार एवं लवण में आपको क्या पढ़ना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हमने नेक्स्ट चैप्टर बताया है दोस्तों कार्बन एवं उसके यौगिक। अब कार्बन एवं उसके यौगिक में आपको क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको एल्कोहल के गुणधर्म, एल्कोहल यानी एथेनॉल के गुणधर्म आपको पढ़ना है कार्बन एवं उसके यौगिक चैप्टर में। उसके बाद आपको एसिटीकरण अभिक्रिया, ये सब आपके बुक में मिलेंगे दोस्तों, तुरंत जाइए इनको तुरंत नोट करके आसानी से इनको याद कीजिए। एसिटीकरण अभिक्रिया, एल्कोहल के गुणधर्म और साबुनीकरण अभिक्रिया भी याद कर लीजिएगा। और साबुन के सफाई की क्रिया विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो चौथा है दोस्तों, साबुन के सफाई की क्रिया विधि मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसे तो जरूर ही तैयार करना है, साबुन के सफाई की क्रिया विधि। और एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म तथा उपयोग। ठीक है, एथेनोइक अम्ल जो है इसके गुणधर्म क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि आपके ये जो चैप्टर है कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें से केमिस्ट्री के लगभग आधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप समझ सकते हो कि कितना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, और इसको कम समय में कवर करने का तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ। एल्कोहल के गुणधर्म, एसिटीकरण अभिक्रिया, साबुनीकरण अभिक्रिया, साबुन के सफाई की क्रिया विधि और एथेनोइक अम्ल की गुणधर्म और उपयोग। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और फिर हम चलते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर हमने बताया है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब इसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है, ध्यान से देख लीजिएगा। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण में दोस्तों आपको मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है इसकी कमी क्या थी, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। डॉबे-राइनर का त्रिक जो है वो 30% सिलेबस में कट किया गया है, तो उस पर आप परेशान मत होइएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमियों को आप याद कर लीजिएगा और इसकी उपयोगिता क्या थी। ठीक है, तो इसे भी याद कर लेना, और इससे आगे के वैज्ञानिकों को क्या शिक्षा मिली, ये चीज़ें आपको याद कर लेना है मेंडलीव की आवर्त सारणी में। ठीक है, उसके बाद आधुनिक आवर्त नियम को जरूर याद कीजिएगा, कई वर्ष बोर्ड एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद न्यूलैंड्स का अष्टक नियम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यानी कि जितने यहाँ पर मैंने बताए, पहला चैप्टर अम्ल क्षार एवं लवण, कार्बन एवं उसके यौगिक, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, केमिस्ट्री में ओनली 3 दिन में आप इन 3 चैप्टर्स के इन चीज़ों को कंप्लीट कर लो जो मैं बता रहा हूँ, आपका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जो हमने बताया है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में क्या क्या चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, ध्यान दीजिएगा। मानव हृदय की क्रिया विधि, मनुष्यों में पाचन, पादपों में परिवहन, 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, कई वर्ष पूछी गई। देखो ध्यान से देखा जाए दोस्तों तो कोई भी बुक का कोई भी चैप्टर जो है एकदम खराब नहीं होता, यानी कि सभी अपने लिए मान्यता रखते हैं, सभी इम्पोर्टेंट होते हैं। लेकिन दोस्तों आपके पास टाइम कम है, तो ऐसे कम समय में आपको क्या करना होगा, यूनिक मेथड से पढ़ाई करनी होगी। तब ऐसी स्थिति में जो मैं बता रहा हूँ बस यही करना है। जैव प्रक्रम जो है इसमें तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, तो वो है दोस्तों मानव हृदय की क्रिया विधि। इसे आप पढ़ लीजिएगा आसान शब्दों में। उसके बाद मनुष्यों में पाचन क्या है, पादपों में परिवहन कैसे होता है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं बायोलॉजी से। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर जो हमने बताया है दोस्तों आपको फिजिक्स का पहला चैप्टर, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब इसमें से कहाँ से क्या पूछता है, ध्यान दीजिएगा। आपको परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम तो याद ही कर लेना है, परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम बिल्कुल भी याद करना मत भूलिएगा, कई वर्ष पूछा जा चुका है। स्नेल का नियम तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्नेल का नियम। और उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, लेंस तथा दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं, वो जो आपकी बुक में टेबल दी गई है उसको भी ध्यान से आप 1-2 बार पढ़ लीजिएगा, यानी कि लेंस तथा दर्पण से प्रतिबिंब को कैसे बनाया जाता है।
उसके साथ दर्पणों के उपयोग यानी उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों के उपयोग आपको पढ़ना है, और साथ में अपवर्तनांक कैसे ज्ञात किया जाता है तथा अपवर्तनांक कितने प्रकार के होते हैं, इन्हें आप जरूर याद कीजिएगा इस चैप्टर में। ठीक है, तो 3 दिन में इन चीज़ों को आप आसानी से कवर कर पाओगे जितना यहाँ पर मैंने बताया है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। देखिए दोस्तों, आपके सामने आ गया है नेक्स्ट चैप्टर, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। अब ये फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मानव नेत्र का सचित्र वर्णन। मानव नेत्र का आपको चित्र बनाना आना चाहिए, 6 अंक का ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सचित्र वर्णन, उसके बाद आपको दृष्टि दोष, यानी दृष्टि दोष क्या है, दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इन तीनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एकदम इजी इजी क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही कमाल के क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो दृष्टि दोष तो आपको याद ही करना है। उसके बाद वर्ण विक्षेपण या स्पेक्ट्रम जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। कक्षा 8 में आपको पढ़ाया गया है, लेकिन आपको इन्हें याद करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप एकदम आसान समय में अच्छे तरीके से इन्हें कर पाओगे। ठीक है, तो वर्ण विक्षेपण, उसके बाद तारों का टिमटिमाना, ये सब चीज़ें पुरानी हैं, इन्हें आप पहले भी 1-2 बार पढ़ चुके हो। ठीक है, उसके बाद दोस्तों प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और इंद्रधनुष का बनना, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष कैसे बनता है और प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इन चीज़ों को जरूर कंप्लीट कीजिएगा दोस्तों। आपको बता दूं, आपके फिजिक्स के आधे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं, इतना ध्यान दीजिएगा, आधे क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर्स को तैयार करना बिल्कुल भी भूलना नहीं है, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों आपका विद्युत, और विद्युत जो है ये भी मायने रखता है दोस्तों, इम्पोर्टेंट बहुत है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए विद्युत चैप्टर में आपके लिए क्या क्या खास है दोस्तों, ओम का नियम बहुत ही ज़्यादा खास है, ये तो खासा रिश्तेदार है ओम का नियम, इसे तो पढ़ना भूलना ही नहीं है, एकदम भी नहीं भूलना है। V = IR, ओम का नियम तो जरूर ही पढ़ना है। श्रेणी क्रम संयोजन तथा व्यंजक, अब इसका मतलब क्या है दोस्तों कि प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित कैसे किया जाता है तथा व्यंजक उसका क्या होता है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन यानी प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में कैसे संयोजित किया जाता है और उसका भी व्यंजक आपको पता होना चाहिए। उसके बाद प्रतिरोधकता, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रतिरोधकता रो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। और तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, देखिए दोस्तों आपको मैं अभी भी बता दूं, इसको आप तैयार करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना, यानी कि यदि प्रतिरोधक जो है श्रेणी क्रम में हो या फिर समांतर क्रम में हो तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, ये 7 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी कि दीर्घ उत्तरीय में इसे तो आप कंफर्म समझ लो कि ये जरूर आता है, यानी कि इसका प्रतिरोध ज्ञात करना श्रेणी क्रम या फिर समांतर क्रम, ये जरूर पूछा जाता है। इसे अभी के अभी आप लिख लो, यदि बोर्ड एग्जाम के पेपर में नहीं आया तब बताना। ठीक है, यानी कि ये कंफर्म है कि आएगा। तो तुल्य प्रतिरोध निकालना बिल्कुल भी आपको आना चाहिए, अच्छी तरीके से पूरा आना चाहिए। ठीक है, तनिक भी डाउट नहीं होना चाहिए, नहीं आप एग्जाम में गलत कर सकते हो। तो अभी तुरंत जा करके इसको कंप्लीट कर लो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, तो विद्युत चैप्टर में दोस्तों आपको इन चीज़ों को कवर करना है। और देखिए व्यंजक ज्ञात करना, यानी कि श्रेणी क्रम में यदि जो प्रतिरोधक हैं वो संयोजित हैं तो उसको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का व्यंजक क्या है, तुल्य प्रतिरोध हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका उसका व्यंजक बनाना आपको आना चाहिए, यानी कि उसका डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। उसके बाद समांतर क्रम का डेरिवेशन आपको पता होना चाहिए। ये सब आपकी बुक में दिया गया है, तो तुरंत जा करके 3 दिन में इन्हें तुरंत कंप्लीट कर लो। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पर। अब नेक्स्ट चैप्टर है दोस्तों आपके सामने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये भी पूछा जाता है बहुत ही ज़्यादा। अब इसमें क्या पूछा जाता है, विद्युत मोटर अथवा विद्युत जनित्र, ध्यान दीजिएगा 2 चीज़ें दी गई हैं, विद्युत मोटर और विद्युत जनित्र। अब विद्युत मोटर जब पूछा जाता है तो ये अकेले पूछा जाता है, इसकी क्रियाविधि सिद्धांत, देखिए क्या क्या याद करना है, विद्युत मोटर की क्रियाविधि याद करना है, सिद्धांत याद करना है, और यह किस नियम पर आधारित है, ये चीज़ें आपको याद होना चाहिए और इसके उपयोग भी आपको पता होना चाहिए। और विद्युत जनित्र जो है दोस्तों ये 2 प्रकार से पूछा जाता है, एक डीसी धारा और एक एसी धारा। ठीक है, तब आप क्या करना है दोस्तों, विद्युत मोटर को तैयार कर लीजिए, विद्युत जनित्र को बिल्कुल भी मत पढ़िए। यानी कि आपको इतना ध्यान देना है कि या तो विद्युत मोटर देगा या विद्युत जनित्र देगा।
तो दो में से कोई भी देगा तब आप उसे एग्जाम में कर पाओगे। विद्युत मोटर तैयार कर लो, ठीक है। विद्युत जनित्र जो है वो दो प्रकार से पूछा जाता है और विद्युत मोटर जो है वो अकेले पूछा जाता है। और इन सब पर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, जा करके तुरंत 10-10 मिनट की वीडियोस में सब कुछ अच्छी तरीके से समझाया है। उसके बाद दोस्तों इस चैप्टर से फ्लेमिंग के नियम बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ का नियम सब पर मैंने पहले से स्पेशल वीडियो बनाया है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाइए तुरंत देखिए। उसके बाद आपको इस चैप्टर से परिनालिका शीर्षक जो है इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा, परिनालिका को, ठीक है। तो जा करके इन सभी चीज़ों को जल्द से जल्द तैयार कर लो और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नए नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेंगे। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।